19th सेंचुरी में बैलगाड़ी और सेलिंग शिप्स प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे, मगर 20th सेंचुरी के आते आते बैलगाड़ी या लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन से रिप्लेस हो गई और सेलिंग शिप्स को स्टीम शिप्स ने रिप्लेस कर दिया। और उस समय लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि 21st सेंचुरी में ट्रेन को एरोप्लेन और कार्स रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि एयरप्लेन ज्यादा फास्ट होती है और कार्स में आपको अपना प्राइवेट स्पेस और लग्जरी एक्सपीरियंस मिलता है। 1950s के आते आते अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज को बिल्ड करने में डाल दिए। और कोल्ड वॉर के समय ट्रेंड ऐसा था कि जो अमेरिका करता था लगभग सारे देश उसे ही फॉलो करते थे। रेलवेज को उस समय एक स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह देखा जाता था, जिसमें ना तो कंफर्ट था और उस समय स्टीम इंजन हुआ करते थे जो बहुत धुआं करते थे। और धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग यूरोप के लिए एक प्राइमरी कंसर्न बनता जा रहा था। मगर तब अक्टूबर 1964 को जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन शिंकानसेन लॉन्च की। ये ट्रेन जापान की कैपिटल टोक्यो को ओसाका से जोड़ती थी और जिस सफर को करने में पहले 6 से 7 घंटे लग जाते थे, उसको ये ट्रेन मात्र 3 घंटे 50 मिनट में कवर कर लेती थी। 東海道新幹線工事の難所新丹那トンネルは अपनी 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ उस समय ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन थी। शिंकानसेन उस समय तक जापान की पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकवरी का सिंबल बन चुकी थी और इसी ट्रेन की वजह से जहां एक समय ट्रेन को बंद करने की बात चल रही थी और वहीं 21st सेंचुरी में ये मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने वाली थी। इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अहमदाबाद से मुंबई के बीच एक नया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ये ट्रेन जापान की मदद से बनाई जा रही है, जो 508 किलोमीटर की डिस्टेंस को 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मात्र 2.5 घंटे में कवर कर लेगी, जिसको पहले 6 से 7 घंटे लग जाते थे। इस ट्रेन को बनाने की कॉस्ट आएगी 1,80,000 करोड़। कंपैरिजन के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस की कॉस्ट होती है 75 करोड़, यानी कि एक बुलेट ट्रेन की कॉस्ट पर आप 2400 राजधानी ट्रेन खरीद सकते हो। लेकिन आपको भी अगर लगता है कि इंडिया में इतनी गरीबी है और इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, तो आपको शायद पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो बुलेट ट्रेन नहीं बन रही और इंडिया तो डेवलप करेगा, चाहे आपको इससे कितनी भी दिक्कत हो। और यही कहकर आपको बीजेपी वाले चुप करवा देंगे। मगर ये एक एक्चुअल सवाल है कि क्या हमें सच में बुलेट ट्रेन की जरूरत है, या फिर अभी हमें इंडिया के एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन इंडिया में ट्रेनों के एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ट्रेन के दोनों लोको पायलट क्रिकेट देख रहे थे और कुछ महीने पहले बिहार के पटना जंक्शन पर जो टीवी लगा होता है उस पर पॉन चला दिया गया। हालांकि स्टेशन पर ये सब करने के लिए फ्री वाईफाई अवेलेबल है, मगर ऐसी गलतियां रेलवे में कॉमन होती जा रही है। और यही देखते हुए सवाल आता है कि क्या सच में इंडिया को बुलेट ट्रेन की जरूरत है। ये बुलेट ट्रेन जो कि 12 स्टेशन से होकर गुजरेगी, इसको 2027 तक कंप्लीट करने का टारगेट है और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो 2031 तक इसे दिल्ली तक भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन को लोग मैग्लेव ट्रेन से भी कंफ्यूज करते हैं। मैग्लेव का मतलब होता है मैग्नेटिक एलिवेशन। जहां एक तरफ मैग्लेव ट्रेन मैग्नेट की मदद से चलती हैं, वहीं बुलेट ट्रेन नॉर्मल ट्रेन की तरह पहियों की मदद से चलती है। मुंबई इंडिया की रिचेस्ट सिटी है अकॉर्डिंग टू जीडीपी और अहमदाबाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है और इसी वजह से इन दोनों शहरों में आपस में काफी ट्रेड होता है। यहाँ तक कि ये रूट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट में से एक है और इसी वजह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन दोनों शहरों को कवर करता है। और यही रीजन है कि भारत और जापान इन्हीं दोनों रूट्स पर बुलेट ट्रेन डेवलप कर रहे हैं। 2010 में जब बुलेट ट्रेन का प्रपोजल रखा गया था, तब कुल 5 रूट्स को स्टडी किया गया था, जिसमें अहमदाबाद से पुणे का रूट बेस्ट था। मगर पुणे में कई सारे घाट्स होने के कारण पुणे को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया गया और फाइनली 2016 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। इंडियन रेलवेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवेज में से एक है, जिसकी पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई थी। आगे चलकर 1863 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवेज की मदद से पहली ट्रेन चलाई गई। इसके पहले इन दोनों शहरों के बीच बैलगाड़ी की मदद से ट्रेड होता था। अहमदाबाद और बॉम्बे उस समय भी इंडिया की मेजर सिटीज में से एक थे और इन दोनों शहरों के बीच ट्रेन चलने की वजह से ट्रेड और माइग्रेशन बढ़ने लगा। उस समय ये दोनों बॉम्बे स्टेट का पार्ट थे, इसी वजह से इसको डेवलप करने में ज्यादा पॉलिटिकल दिक्कतें नहीं आई। मुंबई पोर्ट उस समय फॉरेन माइग्रेशन के लिए उन चुनिंदा जगहों में से एक था जहाँ से लोग दूसरे देशों में जा सकते थे और रेलवे रूट बढ़ने की वजह से इसमें भी इंक्रीज दिखा और इसी वजह से बॉम्बे में माइग्रेशन भी बढ़ना शुरू हो गया। और रेलवे को आप एक रीजन मान सकते हो जिस वजह से मुंबई आज इतना डेवलप कर पाया है। 1994 तक आते आते मुंबई अहमदाबाद शताब्दी शुरू हो गई और तो और दिल्ली मुंबई रूट में होने की वजह से ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट था इंडिया में। और इसी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब इस रूट पे सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, क्योंकि हर बार बिजी रूट होने के कारण मालगाड़ियों को आउटर में खड़ा कर दिया जाता है। और यही रीजन है कि इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी फैक्ट्रियां क्यों नहीं डालना चाहती है, क्योंकि आपका माल कई दिनों तक पोर्ट्स पर सप्लाई ही नहीं हो पाता है।
बुलेट ट्रेन बनाने के लिए इंडियन रेलवेज ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक नई सब्सिडरी बना दी, जिसका बहुत कूल लोगो है। और इसमें भारतीय सरकार 10,000 करोड़ और महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार 5-5 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। भारत जापान की JICA और फ्रांस की SNCF की मदद से इन बुलेट ट्रेन को डेवलप करेगा। लोग जापान की ट्रेनों के बारे में तो जानते हैं, मगर फ्रेंच रेलवेज भी दुनिया की फास्टेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है, जहाँ की TGV ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में जापान ने भारत को 50,000 करोड़ का कर्ज दिया है अगले 50 सालों के लिए, वो भी मात्र 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर। और आगे चलकर ये 50,000 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे। वैसे तो बुलेट ट्रेन के कई फायदे हैं, मगर 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इवन 1000 किलोमीटर के अंदर ये एयर ट्रेवल से भी तेज और सस्ता पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर अराउंड 1.5 घंटे तो सिर्फ चेक इन के लिए लग जाते हैं। और आमतौर पर एयरपोर्ट शहर से बाहर बने होते हैं, जिस वजह से वहां तक पहुंचना भी एक अलग दिक्कत होती है। अगर आप एवरेज टाइम कैलकुलेट करें अहमदाबाद से मुंबई की फ्लाइट का, तो वह है अराउंड 1.5 घंटे। और अगर इसमें आप चेक इन का 1.5 घंटे का टाइम और जोड़ दें और आधा घंटा एक्स्ट्रा जो एयरपोर्ट तक ट्रैवल करने में लगता है उसको और ऐड कर दें, तो ये बनता है करीब 3.5 घंटे। और वही डिस्टेंस बुलेट ट्रेन मात्र 2.5 घंटे में कवर कर लेगी, वो भी कम प्राइस पर। तो बुलेट ट्रेन बनने की वजह से इन एयर रोड्स पर भी प्रेशर कम पड़ेगा और लाखों लोग जो अहमदाबाद और मुंबई के अलावा बाकी सिटीज में रहते हैं जहां पर कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, उनके लिए ये बुलेट ट्रेन गेम चेंजर साबित होंगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन ज्यादा इको फ्रेंडली होती है कार्स और फ्लाइट के कंपैरिजन में, और इसके अलावा रोड्स पर भी ट्रैफिक कम होगा और एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा उन शहरों को जहां से ये बुलेट ट्रेन गुजरेगी। और तो और टूरिज्म को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा। अहमदाबाद से मुंबई बिजिएस्ट रूट होने के कारण यहाँ पर ट्रेन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पर ऑपरेट करती हैं, और बुलेट ट्रेन बनने की वजह से इसमें भी मदद मिलेगी। इस रूट के बनने के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने 6 और रूट्स प्लान किए हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और दिल्ली अमृतसर। इन बुलेट ट्रेन को डेवलप करने में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के कारण इसमें कई चैलेंजेस इंडिया के लिए यूनिक हैं, जैसे शहरों के बीच से बुलेट ट्रेन को पास कराना और लैंड एक्विजिशन। इन बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए रेलवे को कई नई जमीनें एक्वायर करनी पड़ रही हैं। अब ये ट्रेन कई खेतों से पास होगी, जिस वजह से आपको किसानों की लैंड खरीदनी पड़ेगी, जिसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। और तो और लैंड एक्विजिशन के खिलाफ कई सारे स्ट्राइक्स और कोर्ट केसेस भी फाइल होते हैं, जिस वजह से इन प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डिले का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए बुलेट ट्रेन को जमीन से एलिवेट करके ब्रिजेस पर बनाया जा रहा है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10,000 करोड़ से और बढ़ गई है। मगर बुलेट ट्रेन को ब्रिजेस पर बनाने का फायदा ये है कि ये एम्बैंकमेंट के कंपैरिजन में जल्दी बन जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें कम जगह भी एक्वायर करनी पड़ती है। बुलेट ट्रेन को बनाने में कई सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आए, जैसे बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन की फंडिंग रोक दी थी, ये कहते हुए कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है और हमें देश की गरीबी हटाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मगर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद फंडिंग वापस से शुरू कर दी गई, और एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक बुलेट ट्रेन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन में एक और प्रॉब्लम आती है कि आप ज्यादा टर्न्स नहीं दे सकते रेलवे ट्रैक्स पर, क्योंकि बुलेट ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है और ज्यादा टर्न्स देने के कारण इसको स्लो डाउन करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप ज्यादा स्टीप ब्रिजेस भी नहीं बिल्ड कर सकते, वरना ट्रेन की स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करें तो अगेन ये कॉरिडोर इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन है, जिस पर गुड्स और कमोडिटीज के अलावा सिग्निफिकेंट पैसेंजर ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। और इन दोनों शहरों में देश की सबसे ज्यादा मिडिल क्लास रहती है, जो बुलेट ट्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर फ्यूचर में ये रूट दिल्ली तक एक्सटेंड होता है तो ये दोनों शहरों के बीच फ्लाइट्स की ट्रैफिक को भी कम करेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एयर रूट दुनिया का 7वां सबसे बिजिएस्ट एयर रूट है। और बुलेट ट्रेन बनने के बाद ये फ्लाइट्स बाकी शहरों पर भी ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। और अगर सब कुछ सही जाता है तो ये ट्रेन 2031 से 2034 के बीच कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल के लिए इंडिया जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदेगा, जिसमें से कुछ ट्रेन इंडिया में असेंबल की जाएंगी, जिससे हमारे वर्कर्स को भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस मिलेगा। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली बिल्ड कर पाए हैं, जिसमें से एक देश है चाइना। चाइना आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क ऑपरेट करता है, और चाइना की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी जापान से भी सस्ती है। यहाँ तक कि चाइना ने इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऑफर भी दिया था, मगर स्टिल इंडिया ने दोस्ती निभाते हुए जापानीज टेक्नोलॉजी को चूज किया। एक्चुअल में चाइना ने सिंगापुर के अंदर भी जापान से बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था, और अगर जापान इंडिया में भी ये कॉन्ट्रैक्ट लूज कर देता तो बाकी देशों को जापान को ये टेक्नोलॉजी बेचने में बहुत दिक्कत आती। और यही रीजन है कि जापान मात्र 0.1% के इंटरेस्ट रेट पर इंडिया को लोन दे रहा है। एक और मेन रीजन जिस वजह से इंडिया चाइना के बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर रहा, वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आए दिन इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर्स पर टेंशन बनी रहती है। इवन चाइना अक्साई चीन के अंदर वही बुलेट ट्रेन बना रहा है जो वो इंडिया को बेचना चाहता है। इसके साथ साथ चाइना कई देशों को अपनी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी बेचकर डेट ट्रैप में भी फंसा चुका है, और इंडिया इसका पार्ट बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेगा। और तो और जापानीज बुलेट ट्रेन चाइनीज बुलेट ट्रेन से ज्यादा रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। चाइना भले ही दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क ऑपरेट करता हो, मगर आज तक ये प्रॉफिटेबल नहीं
नहीं हो पाया है। वहीं जापानीज रेलवे शिंकानसेन बनाने के कुछ ही सालों के अंदर प्रॉफिटेबल हो गई थी। 1964 से 2020 तक शिंकानसेन 1000 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी कर चुकी है, वो भी बिना किसी एक्सीडेंट के। और एक्सीडेंट्स की बात करें तो इंडियन रेलवेज में आए दिन ट्रेनें आपस में मारपीट करती रहती हैं। पिछले साल हुआ बालासोर हादसा जिसमें 291 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में 14 लोग मारे गए एक ट्रेन एक्सीडेंट में, जिसमें ट्रेन के लोको पायलट क्रिकेट देख रहे थे जब ये हादसा हुआ। जापानीज टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऐसे एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और पैसेंजर्स ज्यादा सेफ फील कर पाएंगे। इस बुलेट ट्रेन के बनने से इंडिया में और भी कई सारी नई चीजें बनी, जैसे अंडर सी रेलवे टनल। ये इंडिया की पहली टनल है जो समुद्र के बीचों बीच बनाई गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन मुंबई के थाने एरिया में की जा रही है, जिसकी लंबाई होगी करीब 7 किलोमीटर। ऐसे नए माइलस्टोन्स अचीव करने की वजह से देश का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। रेलवेज इंडिया की लाइफलाइन है और करोड़ों लोग जो फ्लाइट्स और कार्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो रेलवेज पर ही डिपेंड करते हैं, और इसी वजह से रेलवेज का सस्ता रहना भी जरूरी है। अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन की कॉस्ट होगी 3000 रुपए, जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी वजह से हमें हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी चाहिए और नॉर्मल ट्रेन भी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक वीडियो में। एंड